हेलो भाई, राम राम सबने। आज हम जो सेट नंबर 41 है वो करेंगे, जो हरियाणा के जो HSSC ने ग्रुप डी की परीक्षा ली थी 2018 में, ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। शब्द मीसोफाइट से निहित है, तो शब्द मीसोफाइट से क्या निहित है, तो इसका आएगा भी ये सेकंड। ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाली उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। तो ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाली उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। तो देखो भाई, ये मीसोफाइट्स होते हैं। मीसोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे भूमिज पौधे हैं जो न तो विशेष तौर पर सूखे और न विशेष तौर पर नम वातावरण में अनुकूलित होते हैं। ये पौधे पृथ्वी पर उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां मृदा में औसत मात्रा में जल प्राप्त होता है और भूमिज पौधों के सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका ये सेकंड आएगा। निम्नलिखित में से कौन से नेता ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संविधान के मौलिक सिद्धांतों की रूपरेखा थी। तो मौलिक सिद्धांतों की रूपरेखा थी इसमें, और यह संविधान की प्रस्तावना बन गया था। उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो स्वीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो ये सुनाया था संजय ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। धृतराष्ट्र का सलाहकार और सारथी कौन था? संजय गवालगनी को ऋषि व्यास ने दूर तक देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उसने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध के घटनाक्रम सुनाए थे। वे ऋषि वेदव्यास के शिष्य थे और राजा धृतराष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पित थे। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली है। तो ये कहाँ मिली है? हिसार जिले में। पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां जिनका काल 6500 ईस्वी पूर्व है, तो ये 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी नामक गांव में पाई गई है। बाद में यह परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व है, का विभाग बना। यह स्थान घग्गर अकड़ा नदी के मैदान में स्थित है। तो ये घग्गर और अकड़ा जो नदी है उसके मैदान में स्थित है। राखीगढ़ी, ये भी पूछ सकते हैं भी कौन सी नदी के मैदान में स्थित है? तो घग्गर और अकड़ा नदी के। तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में हिसार जिले के राखीगढ़ी में, और नदी पूछे तो घग्गर और अकड़ा नदी के मैदान में स्थित है। इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 403 दिनों से ज़्यादा दिन व्यतीत किए हैं, तो ये कौन थी? मंगला मणि। इन्होंने 403 दिनों से भी ज़्यादा दिन व्यतीत किए हैं। इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने अंटार्कटिका में 403 दिनों से भी ज़्यादा दिन व्यतीत किए हैं। तो ये कौन थी? मंगला मणि। नए राज्य समीकरण, समेकन और संघ आदि सह अस्तित्व में आते हैं। यह संघ से संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है ये? संघ का रूप जहां राज्य शक्तिशाली और केंद्र कमजोर होते हैं। संघ का रूप जहां राज्य शक्तिशाली होता है और केंद्र कमजोर होता है। एक संघ जिसे राज्य संघ या लीग भी कहा जाता है, पर भूसत्ता संपन्न राज्यों का एक सम्मेलन है जो प्रायः अन्य राज्यों के संबंध में आम गतिविधियों के उद्देश्य से संगठित होते हैं। एक संघ में संघीय सरकार
सदस्य राज्यों के प्रति उत्तरदायी है, जो परम सत्ता है। एक संघ की केंद्रीय सत्ता प्रायः सदस्य राज्य द्वारा नियुक्त एवं कमजोर संस्था है। तो देखो भी इसका क्या होगा, संघ का रूप जहां राज्य शक्तिशाली होगा और केंद्र कमजोर होते हैं। तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी। तो किसके स्वयंवर में? द्रौपदी के स्वयंवर में परीक्षा थी तीरंदाजी का कौशल। वह उपकरण जो ध्वनि की विद्युत तरंगों में बदलता है, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, तो वह कौन सा है? माइक्रोफोन। कौन सा है? माइक्रोफोन। विद्युत यांत्रिकी पर पारक्रमिता ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो ध्वनि को विद्युत कंपनों में परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन ऐसे प्रकार का ही पारक्रमित है जो ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन में डायफ्राम होता है जो पदार्थ का पतला टुकड़ा होता है जिस पर ध्वनि तरंगों से चोट करने पर वह कंपन करता है। तो इसका क्या होगा? माइक्रोफोन। ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है माइक्रोफोन। संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत ने। क्या कहा था? कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत ने। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में चर्चा में भाग लेते हुए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि संविधान की सफलता के लिए लोगों को आत्मानुशासन की शिक्षा लेनी पड़ेगी। प्रजातंत्र में प्रत्येक को अपने लिए कम चिंता करनी चाहिए और दूसरों के लिए अधिक। कोई भी विभाजित निष्ठा नहीं होनी चाहिए, सभी निष्ठाएं राज्य की ओर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका ये आएगा भाई। दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत पूछ रखा है भाई, ये सारे पढ़ लेना, ये सही है और इसमें गलत है ये चौथा। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से सबरीमाला पहाड़ियों में मिलते हैं, तो ये गलत होगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की कहाँ मिलते हैं? ये पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो देखो भाई, अन्नाईमुडी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ये ठीक है। अन्नाईमुडी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पूछे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अन्नाईमुडी। अच्छा, इसकी पश्चिमी पहाड़ियाँ स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियाँ, केरल में कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो देखो भाई, केरल में कौन सी पहाड़ियाँ होगी? कार्डेमम। तमिलनाडु में अन्नामलाई। कर्नाटक में कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियाँ। ये पहला और पढ़ लेते हैं। इसकी सीमा पश्चिम में दक्कन पठार के बारे में बोल रखा है। इसकी सीमा पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाले श्रेणियाँ और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारे सही हैं। इनका चौथा जो है ना वो गलत है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था। तो महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व में। महाभारत युद्ध की ऐतिहासिकता विद्वानों के बीच चर्चा और विवाद का विषय है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों ने यह माना है कि 950 ईस्वी पूर्व के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ था। और भारतीय पुरातत्वविद जो बी लाल ने इसकी तिथि 836 ईस्वी पूर्व अनुमानित की है। इसे चित्रित दूसर मृद बांड स्थलों से प्राप्त अवशेषों से यह संबंध स्थापित किया गया है। और जो इतिहासकार जॉन की है, उन्होंने महायुद्ध की तिथि 950 ईस्वी पूर्व माना है। तो लगभग 900 ईस्वी पूर्व माना है महाभारत के युद्ध के लिए। 900 ईस्वी पूर्व। जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विद्युत सुचालक में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? 1 वोल्ट। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया है। तो क्या कार्यान्वित किया गया है? एकीकृत बाल विकास परियोजना। क्या किया गया है? एकीकृत बाल विकास परियोजना। इसे 1976 में शुरू किया गया था।
देखो भी बाल अवस्था देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। ICDS लागू की गई बाल समन्वित बाल विकास योजना। ये क्वेश्चन लगभग आ जाता है भाई। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी एकीकृत बाल विकास परियोजना। और ये कब शुरू की थी? 1976 में। 1976 में शुरू की गई थी। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भूभाग क्षेत्र घेरा गया है? तो कितना भूभाग क्षेत्र घेरा गया है? ये है 1/3 भूभाग क्षेत्र। कितना? 1/3 भूभाग क्षेत्र घेरा गया है। पहली हरियाणवी फिल्म है, तो पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? धरती। हरियाणा, देखो भी हरियाणा में हरियाणवी भाषा में बनी पहली फिल्म कौन सी है? धरती। कब बनी थी? 1968 में बनी थी। कब बनी थी? 1968 में। पहली हरियाणवी फिल्म है धरती और 1968 में बनी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसके बाद में 1970 में बनी थी हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो 1970 में कौन सी फिल्म बनी थी? हरफुल सिंह जाट जुलानी। और उसके बाद में तीसरी फिल्म आई थी 1982 में, जो थी बहू रानी। और ये हरियाणवी भाषा की प्रथम सफल फिल्म थी। देखो भी प्रथम सफल थी बहू रानी, लेकिन प्रथम सफलतम फिल्म थी चंद्रावल। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। तो पृथ्वी की ये क्या होगा? इनमें से क्या होगा? देखो, सबसे पहले अक्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर आएगा ताप मंडल। इसका ये आएगा 31 का। जोगिंदर सिंह एक क्या है? जोगिंदर सिंह डैश से एक साहित्यिक हैं। तो ये हैं शाहबाद से। जोगिंदर सिंह कहाँ से हैं? शाहबाद से। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक डैश साहित्यिक हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त हिंदी के साहित्यकार हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त क्या हैं? हिंदी के साहित्यकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी कविता, गद्य और निबंध के प्रख्यात लेखक हैं। अपने जीवन के शुरुआत से अंत तक वे हिंदी और उर्दू पत्रिकाओं के संपादक रहे। सितंबर 2017 में उनकी मृत्यु के 100 साल पूरा होने के अवसर पर हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गुड़ियानी को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की थी। तो बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के थे? गुड़ियानी गांव के। RBI की संस्तुति के आधार पर बनाई गई है। तो RBI रॉयल कमीशन। RBI किसकी संस्तुति के आधार पर बनाई गई है? रॉयल कमीशन के आधार पर। रॉयल कमीशन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इस आयोग को हिल्टन यंग आयोग के नाम से भारतीय मुद्रा और वित्त पर बनी शाही आयोग की अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इस आयोग को हिल्टन यंग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वित्तीय समस्याओं को निपटाने के लिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी RBI की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। और ये किस संस्तुति के आधार पर की गई थी? रॉयल कमीशन। ये RBI से क्वेश्चन आ जाता है भी। देखो, रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। देखो भी पहले यही पूछा जाता था, कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो देखो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और अगर मील में पूछे ना तो 1,70 वर्ग मील। मील में पूछे तो 1,70 वर्ग मील। देखो भाई 1,70 वर्ग मील। अगर मील में पूछ लेना, क्यों वर्ग किलोमीटर में तो 44,212 वर्ग किलोमीटर सबको पता है, और मील में पूछे तो 1,70 वर्ग मील है। ये भी ध्यान रखना। और इसे भारत का 20वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य
है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या में इस भारत का कौन सा राज्य है जनसंख्या में 16वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये हरियाणा। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ये बनता है CO2। क्या बनता है अभी? बेकिंग पाउडर। ये क्या बनेगा? ये बनेगा CO2। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये देखो भाई, ये हैं मोरनी की पहाड़ियाँ। ये हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक श्रेणी का एक भाग हिमालय की मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। हिमालय का भारतीय गंगा घाटी के वृहद जलोढ़ मैदान के संक्रमण को चिन्हित करती हैं। बलुआ पत्थरों, मृत्तिका और पत्थर के टुकड़ों से बनी हुई है, जिसका विस्तार मध्य इयोसीन काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है। तो हिमालय और मैदानों के बीच योजक कौन है? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। तो अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। अरावली पहाड़ी की मुख्य उपस्थिति किस जिले में? हिसार जिले में। देखो भाई, हिसार जिले में तो नहीं होगा, ये गुरुग्राम जिला आएगा। फरीदाबाद में भी है, गुरुग्राम में भी है, मेवात, महेंद्रगढ़। देखो भाई, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। अरावली श्रेणी का विस्तार हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में है। और अरावली फरीदाबाद में ज़्यादा क्षेत्र में है, उसके बाद में मेवात में भी इसका क्षेत्रफल है। तो फरीदाबाद में भी अरावली, गुरुग्राम में भी है। ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये UNEP द्वारा, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNEP द्वारा दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिए जाते हैं ये। और संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो ये क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। 73वें के भारत में पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन था और वर्ष कौन सा था? 1992 में औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। और 24 अप्रैल 1993 को सांविधिक अधिनियम 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये कौन सा आएगा? 73वां। डैश तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्या? Cu। क्या है? Cu। तांबा एक बिल्कुल अक्रियाशील धातु है जो सामान्य परिस्थितियों में तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह है विक्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। इसका अर्थ यह है कि तांबा हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है और इसीलिए इसे अम्लीय विलयन से अलग नहीं कर सकते। तांबा सिर्फ मजबूत ऑक्सीजन अम्लों जैसे नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो Cu तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? तो कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? अरविंदो घोष। कौन बन गया? अरविंदो घोष। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो इसका आएगा हरमोहिंदर सिंह चड्ढा।
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सबसे ज्यादा बार कौन रह चुके हैं? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है, तो इसका आएगा मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए है, मौलिक अधिकार के परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो ये साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। दमदमा झील डैश जिले में अवस्थित है? तो दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है। देखो भाई, दमदमा झील गुरुग्राम के सोना में अवस्थित है। गुरुग्राम के भी कहाँ है? सोना में अवस्थित है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसका निर्माण तब हुआ था जब 1947 में वर्षा जल के दोहन के लिए पत्थर और मिट्टी का एक बांध बनाया गया था। अरावली पहाड़ी से गिरा यह स्थल एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। तो दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम के सोना में। कहाँ है? गुरुग्राम के सोना में। सूर्य देव को समर्पित झील है? तो सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है? सूरजकुंड झील है। सूरजकुंड जिसका शाब्दिक अर्थ है सूरज की झील, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित अरावली श्रेणी के दक्षिणी दिल्ली रीट पर स्थित 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। और इस 10वीं शताब्दी में तोमर वंश की जो राजा सूरजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भगवान तोमर जो राजा तोमर जो है ना, वो भगवान सूर्य के उपासक थे, इसलिए उन्होंने इस कुंड के पश्चिमी किनारे पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवा रखा है। तो इसके पश्चिमी किनारे पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवा रखा है राजा तोमर ने। रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रक्तचाप। क्या कहलाता है? रक्तचाप। एस्बेस्टॉस डैश जिले में पाया जाता है? तो एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में। एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो क्या आदान प्रदान किया जाता है? आयन। मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कनाडा में। कहाँ स्थित है? मनीटोलिन द्वीप कनाडा में। मनीटोलिन द्वीप कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुरॉन झील पर स्थित है। तो कौन सी झील पर स्थित है? हुरॉन झील पर स्थित है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है और यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है। मनीटोलिन द्वीप कहाँ है? कनाडा में। और हुरॉन द्वीप पर है। कहाँ पे है? हुरॉन जो झील है ना, उस पे स्थित है ये। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, नवयान मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। तो पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो किस भारतीय? तो महाराष्ट्र जो सरकार है ना, उसने सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने। घन जैसा श्याम, घनश्याम, यह कौन सा समास है? तो यह होगा भाई बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास है ये बहुव्रीहि समास होगा। गाय नहीं चलती, गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाचक में होता है। तो भाववाचक में क्या होगा इसका? गाय से चला नहीं जाता, गाय से चला नहीं जाता। गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए।
तो इसका होगा पद परिचय, इसका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, खा रही है, क्रिया का क्रम है। तो इसका ये आएगा भाई। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है यण संधि। देखो भाई, जहाँ आधा तय आ जाए ना, और देखो ई और ऊ का यह बन जाए ना, वहाँ यण संधि होगी। ई और ऊ का यह बन जाए, यण संधि होगी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका होगा भी ये श्लेष अलंकार। कौन सा होगा? ये श्लेष अलंकार होगा। निम्न में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गाय का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? धेनु। गाय का पर्यायवाची शब्द धेनु, गौरी, गो, गावी, इंदु माता, सुरभि, दोग्धी, भद्रा, गऊ, पयस्विनी आदि होगा। तो इनमें से गाय का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? देखो भाई, धेनु भी है, अच्छा गो भी है, और ये धेनु क्या है? गाय का पर्यायवाची शब्द होगा, गो भी होगा। तो अम्बु नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? अम्बु इसका गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी कौन सी होगी? कृत्रिम। कौन सी होगी? कृत्रिम। सही वर्तनी कौन सी होगी? कृत्रिम। अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? ए। सुमेलित कीजिए। तो इसमें 62 ये होगा भाई, 55 ये है, 19 ये है, 39 ये है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जमीन पैर पर न पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा अधिक घमंड करना। क्या होगा इसका? अधिक घमंड करना। साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होगा, क्योंकि साधु खुद बहुवचन में ही होता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी। ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है ये जारी रखेंगे और जल्दी से जल्दी पूरी करवाएंगे। और क्वेश्चन 90%, 80-90% भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा। तो ये टेस्ट सीरीज देख लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये जो टॉपिक है ना, इन्हीं में से रिपीट होंगी। धन्यवाद।